अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी खबरें, अपडेट्स, तज्जिया, बहुत कुछ है कहने के लिए आज। और कुछ ऐसी इनसाइड चीज़ें भी हैं जो दिल तो बहुत चाह रहा है कि आपके साथ शेयर की जाए, लेकिन कुछ चीज़ें तो आपके सामने खुद ब खुद रिवील होती चली जाएंगी और आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हालात जो है वो जिस तरह से एक कंटिन्यूसली उसके ऊपर डाला जाता है ना कवर, बार बार आपको नई नई तस्वीरें दिखाई जाती हैं कि ये नहीं, ये वाली तस्वीर नहीं, ये नहीं, अब ये। तो वो सारी तस्वीरों में से ओरिजिनल तस्वीर कौन सी है सब पता चलता जाता है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन बहरहाल कुछ अपडेट्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। एक तो ज़ाहिर अदालत से जुड़े मामलात हैं, फिर आज जावेद हाशमी साहब के घर पर इस वक्त एक क्रैकडाउन जारी है, उसके ऊपर बात करेंगे। इमरान रियाज के साथ एक और खबर जुड़ गई है आज, वो क्या है, वो फिर से क्यों कोर्ट पहुंच गए हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला दिया है, उससे मुतालिक भी कुछ बात करेंगे इस वीलॉग में। और फिर कुछ मैं ये भी बात करूंगी कि अगेन जो आर्मी चीफ साहब ने कल एक अहम खिताब किया काफ़ी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स के साथ, और जो उनका इंटरेक्शन रहा उसमें कुछ फर्दर चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी इस वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। पहले कुछ खबरें दे दूं और फिर आर्मी चीफ के जो एक इंटरेक्शन है उसके ऊपर एनालिसिस आपके सामने रखूंगी। तो पहली चीज़ आपको बता दूं, जनाब जावेद हाशमी साहब का घर आज ऐसा लग रहा था कि कोई दहशतगर्द का घर है। जिस बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस पहुंची और जिस अंदाज से पहले रात को इन्होंने एक कार्रवाई की है, उनके घर में पहुंचे हैं लोग और तोड़फोड़ की। उस सुबह से उनकी मैं विजुअल्स देख रही थी सोशल मीडिया के ऊपर। और उसके बाद आज दोपहर के वक्त फिर से पुलिस एहलकार यहाँ पर डंडे उठाए हुए बड़ी तादाद में पहुंच गए। ऐसा क्यों है, इसका बैकग्राउंड बड़ा सिंपल है कि जावेद हाशमी साहब ने अभी एक दो दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि एक तो वो दस्तबरदार हो रहे हैं इलेक्शन से, और दूसरा उन्होंने कहा कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनकी मुहिम में वो खुद पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी मुहिम चलाएंगे। ये तक कहा कि इमरान खान की आज़ादी की मुहिम भी चलाऊंगा, तहरीक चलाऊंगा। तो जैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी, ये भी मुल्तान से हैं। जावेद हाशमी साहब ने इनको सपोर्ट करने का ऐलान भी किया और इसके साथ साथ उन्होंने इसको अमली तौर पर एक एक्टिविटी कन्वर्ट करने के लिए बाकायदा अपने घर पर एक वर्कर्स कन्वेंशन भी रखा और वहाँ पर उन्होंने एक पूरा इंतज़ाम वगैरह करने के लिए टास्क भी दे रखा था। लेकिन रात को इनके घर में ये पुलिस ने रेड किया बकौल उनके, और उसके बाद फिर देखा जा सकता है कि काफ़ी तोड़ फोड़ के मनाजिर उन्होंने शेयर किए हुए हैं। बहरहाल जावेद हाशमी साहब ने ये शेयर करते हुए साथ ही कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीछे हट जाएंगे। उन्होंने सारी ज़िंदगी एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत की है और वो समझते हैं कि इस वक्त इमरान खान एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत कर रहा है तो वो इसका साथ पूरा देना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने कहा कि ये जो मर्जी कर लें, मैं फिर भी यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटी करवाऊंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कन्वेंशन होगा। और फिर हमने देखा कि दोपहर तक उसके लिए अरेंजमेंट्स वगैरह किए हुए थे उन्होंने। एक अच्छा खासा लॉन था बड़ा जिसमें काफ़ी कुर्सियां वगैरह लगा दी गई थी, इंतजाम किए जा रहे थे। लेकिन मीनवाइल वहाँ पर पुलिस एहलकार बड़ी तादाद में पहुँच गए डंडे उठाए हुए, और उन्होंने कहा कि जनाब यहाँ पर आप ये कन्वेंशन नहीं होने देंगे। उस पर जावेद हाशमी साहब ने पूछा कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा जी हमें यहाँ पर वो गिरफ्तार कर लेंगे हम उन लोगों को जिन्होंने हम पर पथराव किया। अब ये पथराव वाला सीन वो बिल्कुल ही कुछ नया लेके आए थे, क्योंकि जहाँ वो खड़े थे वहाँ तो वो खुद चल के आ रहे थे, और जितनी देर में मैं देख रही थी कि वो घर में एंटर हो रहे हैं, मुझे तो कोई पत्थर पड़ता नजर नहीं आया, और ना ही कहीं बाहर कोई वाकया रिपोर्ट हुआ है कि कहीं किसी ने बाहर वर्कर्स कन्वेंशन में आते हुए कोई किसी ने पथराव किया हो किसी पुलिस वाले पे। तो ये तो बिल्कुल ही एक लग़्व किस्म का और फजूल किस्म का पुलिस का दावा था, जो उसी वक्त ही झूठ साबित हो रहा था कि उसकी आड़ में ये कोई कार्रवाई करने आ रहे हैं। वहाँ पे पथराव वाला कोई माहौल ही नहीं था कि किसी ने एक पत्थर भी फेंका हो। तो बहरहाल जावेद हाशमी साहब फिर उनसे आर्ग्यू कर रहे थे। अब उसका क्या नतीजा निकलता है अगले व्लॉग में मैं आपको बता दूंगी, लेकिन सिचुएशन यही है कि करने नहीं देना। समझ रहे हैं आप बात। आज मरियम नवाज साहिबा ने भी जो एक रैली निकालनी थी लाहौर के अंदर अपने हलके के अंदर, जहाँ पर वो खड़ी हो रही हैं सूबाई सीट के ऊपर, वहाँ पर मियाँ शहजाद फारूक साहब जो हैं वो भी खड़े हो रहे हैं, और यहाँ पर सूबाई सीट पे भी और नेशनल असेंबली की सीट में भी। और यहाँ पर सूरत हाल ये थी कि उनके आने से पहले ही सारे जो मियाँ शहजाद फारूक के फ्लैक्सेस थे वो उतारे जा रहे थे, और बाकायदा मज़े की बात क्या है कि ये तमाम काम जो खुद ऑफिशियल मशीनरी है गवर्नमेंट की, पंजाब हुकूमत, निगरान नाम निहाद हुकूमत, उसकी जो ऑफिशियल मशीनरी है वो ये सारे काम कर रही होती है। इससे पहले भी कल में मैं विजुअल्स देख रही थी, कहीं फायर ब्रिगेड की मशीनें हैं
वो गाड़ियाँ हैं तो वो उतार रही हैं, फ्लैक्सेस वगैरह, कहीं कोई और इसी किस्म की आप देख रहे हैं कि जो ये लोकल बॉडीज़ के जो तहत इदारे होते हैं उनकी गाड़ियाँ ये सारे काम शाम करती है आपको नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर भी उनके लिए बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर फील्ड जो है वो तैयार की जा रही थी मरीम नवाज़ के जलसे से पहले, और ये थ्रू आउट हो रहा है। बहुत से लोग मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर ये तनकीद भी कर रहे थे कि PTI वाले निकल नहीं रहे, वो माहौल ही नहीं लग रहा कि वो हैं। वो जब लगाते हैं वो पैसे, एक तो पहले मसला ये हो रहा है कि प्रिंटर्स छाप नहीं रहे हैं। ये भी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, ये भी मना किया गया कि किसी ने PTI के फ्लैक्सेस, पम्फलेट्स या कोई भी बैनर्स वगैरह छापने ही नहीं है। अगर कोई छाप दे तो फिर लगने नहीं देते, अगर कोई लगा ही दे तो अगले दिन उतार लिए जाते हैं। तो ये एक थ्रू आउट है। तो फिर इस तरह पैसे वो ज़ाया क्या करें बेचारे जब वो लगे ही नहीं रहने दे रहे। सिवाय सलमान अकरम राजा साहब के मैंने तो किसी हल्के में नहीं देखा कि कोई उनके रहने दिए जा रहे हो। वो निकलते ज़रूर हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर लेते हैं, लेकिन इस तरह से उन्हें कोई बड़ा एक इज्तिमा नहीं करने दिया जा रहा कहीं पर भी। अब वो ये अलग बात है कि उनके छोटे इज्तिमा भी बड़े हो जाते हैं जब वो इकट्ठे होते हैं, लेकिन सूरत हाल ऑन ग्राउंड ये कि पूरी तरह रियासती मशीनरी स्टिल उन्हें रोक रही है। तो अगर कोई ये तासुर दे रहा है कि अब जी सब पीछे हट के खड़े हो गए हैं कि जी जैसे मर्जी कोई इलेक्शन लड़ ले, तो ये बिल्कुल गलत तासुर है। अभी तक भी आखिर तक भी रास्ता रोका जाएगा, ये फॉर श्योर है। और उसके बाद उस रास्ता रोके जाने के बाद भी जितने लोग भी इलेक्ट होकर कामयाब हो गए असेंबली में पहुंचने में PTI के, तो फिर वो बाद की गेम है कि फिर आगे उनके साथ क्या करना है। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि अब वो सोच चुके हैं कि जी हमने जितना डैमेज पहुंचाना था हम पहुंचा चुके हैं, अब हम आराम से बैठ के तमाशा देखें, अब ये आउट हैं गेम से, तो पता उन्हें भी है कि आउट वो अभी भी नहीं है गेम से। ठीक हो गया। और उसके बाद जनाब जो मज़ीद इसमें मैं एडअप कर दूं कि जो भी साथ दे रहा है या साथ दूसरी तरफ नहीं खड़ा हो रहा वो भी अताब का शिकार है। तो जावेद हाशमी साहब के साथ तो ये हुआ, लेकिन दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब को 9 मई के मुकदमे में अब नामजद किया जा रहा है और उनको भी इसमें शामिल तफ्तीश कर दिया गया है। फवाद चौधरी साहब के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 9 मई वाले दिन ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे, और जिस वक्त इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया उस वक्त वो चीफ जस्टिस के चैम्बर में मौजूद थे। ठीक है। उसके बाद वो उसी दिन शाम को वहां से हिफाजती जमानत भी अपनी ले चुके थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और अगले दिन वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे जमानत के लिए। तो वो थ्रू आउट अपनी जमानतें भी करा रहे थे। तो वो तो उन तमाम, जब ये सारी कार्रवाई हो रही थी 9 मई में, जब लोग बाहर निकले हुए थे, एहतजाज हो रहा था, कुछ भी हो रहा था, तो उस दौरान वो तो कहीं पे रोड के ऊपर उस तरह से मौजूद ही नहीं थे। लेकिन उनको भी अब 9 महीने बाद मुलविस कर दिया गया कि ये भी बंदा मौजूद था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हत्ता कि शहबाज गिल साहब जो उस वक्त मौजूद ही नहीं थे इस पूरे इवेंट में के दौरान, पाकिस्तान में ही नहीं थे, उनको भी इन्होंने नामजद किया हुआ है। तो 9 मई इन्होंने एक ऐसा वो हथियार बना लिया हुआ है। वाकयात तो उसके अनफॉर्चुनेट हैं, लेकिन उसकी आड़ में ये एक ऐसा हथियार बना लिया कि जो बंदा काबू नहीं आ रहा उसका नाम 9 मई में डाल दो, जो बंदा नहीं बात सुन रहा या जिसके भी खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है उसको 9 मई में डाल दो। तो ये एक मामला ऐसा है जिसके ऊपर चूंकि रियासत सेंसिटिव है, तो फिर आगे कोई ज़्यादा इस पर शोर भी नहीं करता, ज़्यादा आवाज़ भी नहीं उठाता, अदालतें भी चुप कर जाती हैं और पीछे हट जाती हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे जो बेगुनाह लोग हैं उनको इसमें रगड़ा फिलहाल ठीक ठाक किस्म का लगाया हुआ है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। बहरहाल जी, फवाद चौधरी साहब जो है वो अब अगर वो जो एक फजूल सा बोगस था उनके ऊपर केस जो एंटी करप्शन में बना हुआ है, कोई फ्रॉड का कोई मुकदमा था ये, तो वो अगर ख़त्म हो भी जाता है तो उसके बाद वजूद भी उनकी रिहाई नहीं होने लगी। ये तो अभी नज़र आ रहा है बड़ा कन्वीनियंटली कि वो भी अभी जेल में इमरान खान साहब के साथ मजीद बैठेंगे ठंडी जेल में। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या एक अहम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट में PTI के उम्मीदवार सनाउल्लाह मस्ती खेल को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। इनके इब्तदाई तौर पर मंजूर भी हो गए थे कागज़, और फिर उसके बाद इनको इंतखाबी निशान भी अलॉट हो चुका था, लेकिन बाद में एतराज़ आयद किया गया, जिसके बाद फिर इनको ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद कर दिया था। अब इन्होंने सुप्रीम हाई कोर्ट में पहले अपील की, अब सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट में इनको इजाज़त मिल गई है और अब ये इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिए गए हैं। और भी कुछ रहनुमाओं के बारे में यही खबरें आ रही हैं कि वो भी पीछे हटने के लिए अभी तैयार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच रहे हैं। इसी तरह से सनम जावेद साहिबा के लिए भी ये खबर आ चुकी है कि वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उन्होंने भी वहाँ पर दरख्वास्त दायर कर दी है कि उन्हें इलेक्शन लड़ने दिया जाए, और वो बेसिकली मरियम नवाज़ के अपोजिट जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। तो मरियम नवाज़ थ्रू आउट ऐसा लग रहा है कि वो कुछ अवॉइड कर रही हैं, लेकिन लग रहा है कि जो सनम जावेद है वो उनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं नज़र आ रही। बहरहाल फ़िलहाल हमें ये नज़र आ रहा है कि काफ़ी जो एक जिसको कहते हैं ना सींग फंसे हुए हैं, और फुल टाइम जो लड़ाई है वो होनी है। कोई अगर ये समझ रहा था कि बल्ला लेने के बाद तो बिल्कुल ही काम ढेर हो जाएगा, तो ऐसा हुआ नहीं है।
मैं आपको थ्रू आउट ये बात कह रही हूँ कि ये परेशानी स्टिल सबको नज़र आ रही है कि बल्ला लेने के बावजूद जो इनका ख्याल था कि बिल्कुल ही ढम ढेर हो जाएगा, तो वो वाला कोई काम नहीं हुआ। और वो दोबारा जिस तरह से फाइट बैक किया पीटीआई ने, उसने दोबारा से सबको मेज़ पर बैठने पे मजबूर कर दिया और सोचने पे मजबूर कर दिया कि अब क्या करना है। ये ठीक है कि अभी बहुत कोई इस तरह की मतलब बज़ाहिर जो फैक्ट्स देखकर तो इतनी वो कोई नज़र नहीं आ रही कि कोई बहुत जनाब पीटीआई जो है बिल्कुल 2/3 मेजॉरिटी लेने की इस वक्त पोजीशन में है, लेकिन एक सरप्राइज एलिमेंट स्टिल उनके हाथ में है और वो एलिमेंट है आप लोगों का। मैं बार बार आपसे कहती हूँ, यूथ से स्पेशली कहती हूँ कि वो सरप्राइज एलिमेंट आप लोग हैं। आपसे खौफजदा हैं, बुनियादी तौर पर आप लोगों से खौफजदा हैं, क्योंकि आप लोग नहीं काबू आ रहे इनके। मज़े की बात ये है, तो इस वजह से ये परेशानी जो है अब वो फैलती चली जा रही है। अब इसके ऊपर एक नई स्ट्रेटजी के तहत जो मुख्तलिफ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये है कि ये कमिटमेंट्स जो उनसे की गई थी उन्हें ये साथ में बताया भी गया है। ये मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने भी रिपोर्ट कर दिया है कि नवाज शरीफ साहब को ये बता दिया गया है कि भाई जितनी हम जान मार सकते थे, जितना जोर लगा सकते थे, हमने लगा लिया आपके लिए। अब सिर्फ एक ऑप्शन है कि या तो हम इलेक्शन ही ना कराएं और आपको नोटिफिकेशन जारी करके वज़ीर आज़म बना दें, तो इसके अलावा हमारे पास इससे ज़्यादा अब हम क्या और करें। तो बिल्कुल अभी भी हम करते रहेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि हम पीछे हट रहे हैं, लेकिन आप भी अपना माइंड ओपन रखें कि 8 फरवरी के जो रिज़ल्ट्स हैं उसके ऊपर एक हद तक हमारा कंट्रोल होगा, उससे आगे हम क्या कर सकेंगे। तो ये आपको भी अपना माइंड ओपन रखना होगा, क्योंकि पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार भी हैं वो भी भारी पड़ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये कुछ भी कर लें, केपी में एक मेजर आपको नज़र आएगी कि पीटीआई की विन होगी। पंजाब में पीटीआई को बहुत लड़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा मैनेजमेंट भी यहीं पे आपको नज़र आएगी। तो पीटीआई को पंजाब में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और कराची से भी उनको कुछ सीट्स मिल जाएंगी। तो ये सारी सीटें मिलाकर अगर 70-80 सीटें बन जाती हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पीटीआई को असम्बली में किसी भी तरह गायब करना। यानी अगर तो आपकी 15-20 सीटें आती तो कोई इशू नहीं था, कोई भी आज़ाद उम्मीदवारों को ले जाता, अगर वो बेचारे आज़ाद के तौर पे भी बैठे रहते तो वो कोई ऐसी प्रेजेंस नहीं होती उनकी इफ़ेक्टिव किस्म की। लेकिन अगर पीटीआई 80-90 के करीब सीटें ले लेती है तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे फिर बाकी लोगों के पास कितनी सीटें आएंगी। इसका मतलब तो यही होगा कि आपकी बाकी जो सीटें हैं वो भी फिर इसी तनासुब से आप देख लें कि फिर पीपल्स पार्टी को भी इतनी मिल रही होंगी और पीएमएलएन के पास भी कोई इतनी सी ही सीटें होंगी। तो इस सूरत में तो फिर किसी के पास भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं होगी। ऐसी सूरत में जो पीटीआई के लोग हैं उनको अगर ना तोड़ा जा सका और वो यूनाइटेड रहे तो ये तो एक नई मुसीबत बन जाएगी कि फिर अब गवर्नमेंट बनेगी किसकी। तो इसी वजह से अब इस स्टेज के ऊपर कोई भी ये बताने से कासिर है कि अगली हुकूमत जो है उसका एक क्या आपको तनासुब नज़र आ रहा है कि कौन किस पोजीशन में और किस रोल में होगा। जनरली लोग कहते ज़रूर हैं कि पीएमएलएन लेड गवर्नमेंट होगी, जो एक इत्तेहादी हुकूमत होगी, लेकिन ये ऐसा हो पाएगा इसमें अभी बहुत से सस्पिशन बाकी हैं। वो आप लोगों की वजह से मैं फिर आपसे कह रही हूँ। इसी बात का जो ये सारी चीज़ें हुई हैं इसके ऊपर फर्दर कल जब बात भी हुई है, आर्मी चीफ साहब से भी बड़े सवाल हुए और बड़ी उसमें चीज़ें पता चली हैं। तो जो मैं आपके साथ कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर दूं कि एक तो ये पता चलता है कि आर्मी चीफ साहब इज़ वेरी क्लियर अबाउट हिज थॉट्स। उनकी सोच बहुत क्लियर है बहुत से मामलात में और वो 2+2=4 की तरह है, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि इस सारी सिनेरियो के बाद कोई ये सोचने पे पॉलिसी बन रही है, कोई इदारा ये सोच रहा है कि कहीं पीटीआई को भी स्पेस देनी है या ओके हम सोचें इस पे भी, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्टिल उनके ऊपर एक क्रॉस लगाया हुआ है उन्होंने और उन्हें पता है कि ये क्रॉस इतना आसान नहीं है लगाना। ये भी उन्हें अंदाज़ा है कि यूथ कहाँ खड़ी है और उसका क्या नज़रिया है, उसका दिल किधर है, ये बात भी उन्हें पता है। दूसरी जो चीज़ पता चलती है वो हाई हैंडेडनेस है, जो मुझे अंदाज़ा भी होता है पॉलिसीज़ से भी और जो कुछ मतलब जो लोग अटेंड करते हैं मुख्तलिफ सेशंस वगैरह उनसे भी आइडिया होता है जो बात करके कि चीफ साहब बहुत अथॉरिटेटिव और एग्रेसिव किस्म की और एक प्रोफेशनल सोल्जर होता है आमतौर पर, और उसमें ज़ाहिर है वो पॉलिटिशियन की तरह लचक नहीं होती उसके अंदर आमतौर पर, और वो एक होता है फर्मनेस उसके अंदर होती है। पॉलिटिशियंस के लिए तो ये होनी चाहिए, सोल्जर के लिए ये होनी चाहिए नहीं। अगर वो सिर्फ सोल्जर है तो फिर तो ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारे यहाँ जैसी इस्टेब्लिशमेंट है कि जो एक थ्रू आउट पाकिस्तान में अपना एक किरदार रखती है,
सियासत में, तो फिर वहाँ पर काफ़ी जो सिनेरियो है वो हमें फिर डिफरेंट नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पर अगर इतना एक्सट्रीम कोई पोजीशन ले ली जाएगी अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट, और वो भी एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट, तो उसका जो हमें नतीजा है वो कोई अच्छा दिखता फिर नज़र नहीं आता। तो एक एग्रेशन नज़र आता ज़रूर है, और एक गुस्सा भी नज़र आता है, और एक हमें ओवरऑल एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस भी नज़र आती है, और कोई उसमें लगी लिपटी नहीं है। अगर कोई ये सोच रहा है कि कुछ कोई आमतौर पर होता है ना कि आप कुछ बेशक समझ रहे होते हैं चीज़ें, लेकिन आप हर चीज़ कह नहीं रहे होते, बाज़ औक़ात आप चीज़ों को अंडर द कवर भी रहने देते हैं। तो ऐसी वाली भी सूरत हाल नहीं है, कोई चीज़ अंडर कवर नहीं रखी जाती, उसको स्ट्रेट फॉरवर्डली वो बता देते हैं, जो कह देते हैं जो उनके दिल में होता है कि ये इस तरह ही है और ये ऐसा ही होगा। आर्मी चीफ साहब आज़ादी इज़हार राय के बारे में बिल्कुल क्लियर है कि जी हाँ, तो बहुत आज़ादी इज़हार राय है, और इसी तरह से जो ओवरऑल भी उनका एक यानी पॉलिटिकल माइंडसेट है, उसमें भी ऐसा नहीं मुझे लगा कि वो कोई पॉलिटिशियंस को बहुत पसंद करते हैं, या वो ये समझते हैं कि यानी पॉलिटिशियंस जो हैं वो बिल्कुल, उनका ख्याल है कि पॉलिटिशियंस अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, बस ठीक है ऐसा ही है। और बाकी 5 साल पूरे करने के ऊपर मैंने कल भी आपसे बात की थी, तो इस बात के ऊपर बड़ा कंसर्न है उनको, और इस पे वो मुझे नहीं पता मुनासिब लफ्ज़ क्या है, लेकिन कंसर्न है कि जी यूथ जो है वो क्यों एक तरफ लग गई है। तो ये जो कंसर्न है ना, ये सबको इस वक्त मुश्किल में डाले हुए है कि यूथ एक तरफ लग गई है, और यूथ को दिल को ऐसी लग गई है कि यूथ उधर से हट ही नहीं रही है। तो क्या कुछ नहीं कर लिया गया उस यूथ को वहाँ से हटाने के लिए, लेकिन वो हट ही नहीं है। तो अब तो गुस्सा भी आ रहा है सबको। आपने PMLN के स्टेटमेंट भी सुने हैं, उन्हें कितना गुस्सा आता है ना नौजवानों के ऊपर कि लैपटॉप तो हम देते हैं और ये वोट इमरान खान को दे आते हैं, जैसे लैपटॉप अपने घर से लेके आए हैं, भाई आप कौमी खजाने से ही दे रहे हैं। तो इसी तरह वो आपको बहुत ऐसी बातें करते सुनेंगे कि जी ये तो है ही गंदी नस्ल है, इनको तो अल्फाज का चुनाव नहीं पसंद, बदतमीज़ हैं, गुमराह हैं। तो इन सबको बेसिकली गुस्सा जो है ना वो इस वक्त नौजवान नस्ल पे आ रहा है, और वजह उसकी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये जो मैं कल बात कर रही थी ना कि इमरान खान के हाथ में जो एक ट्रम्प कार्ड है, जो उसका एक आज भी अगर वो एक पावर है, वैसे तो बंदा सोच नहीं सकता, एक बंदा जेल में बैठा है 200 मुकदमों में, सारा सिस्टम उसके खिलाफ है, लेकिन वो फिर भी पावर उसके पास, जी उसके पास ही पावर है कि वो वहाँ अंदर बैठा हुआ भी पावरफुल है, क्योंकि यहाँ जो करोड़ों नौजवानों के दिल है ना वो उसकी मुट्ठी के अंदर हाथ में है, और यही वजह है कि वो एक पावरफुल बंदा है स्टिल, और सब कुछ करने के बावजूद भी उसको अभी तक भी इस सारे सेटअप से माइनस नहीं किया जा सका। तो अभी भी उसको हर दफ़ा एक नया यानी स्टेप लेकर उसको माइनस करने का सोच कर एक नया स्टेप लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा कैलकुलेशन बनानी पड़ती है, लेकिन कैलकुलेशन फिर वहीं पे खड़ी होती है। तो बल्ला लेने से इफेक्ट बहुत पड़ा है, डेंट बहुत पड़ा है, लेकिन वो उतना डेंट नहीं पड़ा है जितना सोचा था कि बिल्कुल ही काम ज़ीरो हो जाएगा, वो वाली चीज़ हुई नहीं। तो ये है जी कहानी। अब भी बिल्कुल ओपन है सारा जो आपका इलेक्शन है, इसमें आपने वोट करना है और अपने कैंडिडेट को आप असेंबली में पहुंचाएं। वो क्या करता है जाके क्या नहीं करता वो उसकी अपनी मर्जी है, वो बात की बात है। लेकिन अगर मेरा एनालिसिस, अगर आप मेरी ओपिनियन इस पे पूछें तो वो ये है कि अगर ये लोग 80-90 की तादाद से ज़्यादा क्रॉस करके पहुंच जाते हैं असेंबली में, तो इनको कोई तोड़ भी नहीं सकेगा। ये भी मैं आपको बता दूं, अगर ये थोड़ी तादाद में पहुंचे तो शायद ये दबाव में आ जाएं कि वैसे भी हम थोड़े से हैं, हमने क्या कर लेना है असेंबली में अपनी एक अलग आइडेंटिटी रख के। लेकिन अगर ये बड़ी तादाद में पहुंचे, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को नहीं तोड़ पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक ट्रम्प कार्ड है जो अभी तक हाथ में है अवाम के, और इसका इस्तेमाल वो 8 फरवरी को कर सकते हैं। बहरहाल लास्टली मैं बता दूं, इमरान रियाज खान साहब के ऊपर से भी अभी तक मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे। इमरान रियाज भाई उम्रा करना जाना चाहते थे, उम्रा करने के लिए अपनी फैमिली के साथ, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट पर स्टॉप लिस्ट में नाम शामिल होने की वजह से रोक लिया गया। अब उन्होंने आज ही के दिन लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी है इसके खिलाफ कि नाम स्टॉप लिस्ट से निकाला जाए। 3 दिन के लिए वो सिर्फ बाहर जाना चाहते हैं उम्रा करने के लिए, उम्रा की अदायगी के लिए, लेकिन उन्हें ये इजाज़त फ़िलहाल तो नहीं दी गई। अभी देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट इस सिलसिले में क्या कार्रवाई करती है। लेकिन अगेन बेशक वो बेचारे बाहर आ गए हैं और अभी तक वो उस तरह से अपना काम भी शुरू नहीं कर पाए, लेकिन खटकते वो भी आज भी हैं सबकी नज़रों में। एक जुमला भी उनका आ जाता है ना ट्विटर पे, वो भी भारी पड़ जाता है। तो इस वजह से उनके लिए भी अभी मुश्किलात, और इस तरह बहुत सारे और लोगों के लिए होंगी मुश्किलात जो कि इस तरफ खड़े हैं, क्योंकि
कोई ये समझता है कि सब के सब उठ के जब उसका हुक्म हो गया तो उधर आ जाए, क्योंकि वही सही है, उसके अलावा कोई सही सोच ही नहीं रहा, अकेला वो सही सोच रहा है और सब इधर खड़े हो जाओ, जो उस तरफ खड़े होंगे वो बस गलत है। तो किसी की अगर ऐसी सोच हो तो फिर उसके बाद क्या किया जा सकता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।